सोशल मीडिया से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स तक आपको यूक्रेन की हालत बताते हुए कोई भी रिपोर्ट, कोई भी वीडियो मिलेगा, उसमें सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देगा, धमाका। 19 दिनों से यूक्रेन और रूस की फौज की टक्कर ने कई शहरों को बर्बाद कर दी और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग ने पूरी दुनिया को दहला रखा है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े महायुद्ध में हर रोज एक नया मोड़ आता है, नए ट्विस्ट और दावे सामने आते हैं और ऐसा ही एक दावा आया है इराक से। जो यूक्रेन से हजारों मील दूर है। इराक में ईरान के समर्थन से ऑपरेट करने वाली शिया मिलिशिया ने एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। इस दावे के जरिए आरोप लगाया गया है कि अमेरिका और नाटो देश इराक में बड़े पैमाने पर सुन्नी मिलिशिया को भर्ती कर रहे हैं और इस सुन्नी मिलिशिया को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेजे जाने का प्लान है। अल्लाहू अकबर! आखिर अमेरिका जैसी सुपर पावर को इराकी सुन्नी मिलिशिया की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इस कदम के पीछे यूक्रेन का सीक्रेट प्लान है या फिर ये रूस को जवाब देने के लिए नाटो का दाव है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरब सुन्नी मिलिशिया यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध की शक्ल और नतीजा बदल पाएगी? इन सब सवालों के जवाब भी तलाशेंगे, लेकिन पहले इन आरोपों से जुड़े किरदारों को समझ लीजिए और जान लीजिए क्या है इनकी ताकत और कुव्वत। इराक की इन सुन्नी मिलिशिया का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 21वीं सदी ने इन हथियारबंद गुटों को उस वक्त पहली बार पहचाना जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इराक और सीरिया में वो ऑपरेशन शुरू किया जिसका टारगेट था ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट ने जब इराक के मोसूल समेत कई बड़े इलाकों को अपने कब्जे में लिया और पेरिस अटैक जैसे आतंकी हमलों को अंजाम दिया, तो वेस्टर्न वर्ल्ड सीधे तौर पर इस जंग में कूदा और इराक में ऑपरेट कर रही सुन्नी मिलिशिया को पश्चिमी देशों से हथियार और पैसे मिले। नतीजा हुआ कि ये सुन्नी मिलिशिया इस्लामिक स्टेट से सीधे सीधे लोहा लेने लगी। नाटो फौज और इन्हीं सुन्नी मिलिशिया गुटों के जरिए इस्लामिक स्टेट को पहले मोसूल और निनिवेह जैसे बड़े शहरों से उखाड़ फेंका गया और फिर इन लड़ाकों ने सीरिया इराक बॉर्डर पर भी इस्लामिक स्टेट को टक्कर दी, जिसके बाद पहले इस्लामिक स्टेट एलोपो तक हटा और आखिरकार रक्का तक। अगर इराक की शिया मिलिशिया के आरोप वाकई सच है, तो यूक्रेन में फॉरेन वॉलंटियर्स के साथ ये सुन्नी मिलिशिया भी कूदेगी। और इन मिलिशिया की एंट्री तक अगर जंग खिंची तो फिर शहर शहर, गली गली खून खराबा होना तय। ग्रुप, काद्रियोव की चेचन मिलिशिया, सीरिया से अरब मिलिशिया, लीबिया के बागी हथियारबंद गुट, यूक्रेन के समर्थन में उतरी फॉरेन लीजन और अब इराक से सुन्नी मिलिशिया को लाने की अटकलें।
यूक्रेन और रूस के महायुद्ध में ऐसे किरदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है जिनके साथ ना तो यूक्रेन और ना रूस का परचम लगा है। बावजूद इसके अपने हथियारों के साथ ये युद्ध भूमि को दहलाने के लिए उतर चुके हैं। इन किरदारों के जरिए रूस या यूक्रेन क्या हासिल करना चाहते हैं और ऐसी मिलिशिया के उतरने से जंग के मैदान पर क्या असर पड़ता है, देखिए और समझिए। जंग में ब्लैक ब्रिगेड टारगेट नंबर 1। यूक्रेन और रूस दोनों देशों की फौज ने एक दूसरे के ऊपर अपनी कुव्वत मुताबिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। कहीं मिसाइल अटैक से बड़े बड़े टीवी टावर तबाह कर दिए गए, तो कहीं टैंकों के काफिलों को लगातार धमाकों से तहस नहस कर दिया गया। ऐसे दांव पेच तकरीबन हर फौज की रणनीति का हिस्सा होता है, लेकिन प्राइवेट मिलिशिया या फिर हथियारबंद गुटों को कुछ खास ऑब्जेक्टिव यानी मकसद के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर रूस की बात करें तो पुतिन और रूसी फौज को ये समझ आ चुका है कि जब तक यूक्रेन के नागरिकों की हिम्मत नहीं तोड़ी जाएगी तब तक कीव को झुकाना आसान नहीं। अगर नागरिकों को रूस फौज ने टारगेट किया तो पश्चिमी ताकतें रूस पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगाएंगी। पुतिन की छवि एक अत्याचारी नेता की बन जाएगी। मुमकिन है कि नागरिकों को डराने या फिर शहरों से पलायन करने के लिए मजबूर करने के लिए रूस ने वैगनर ग्रुप या फिर चेचन लड़ाकों को साथ लिया हो। इतना ही नहीं, इन लड़ाकों पर युद्ध के नियम सीधे तौर पर लागू नहीं होते। अगर राष्ट्रपति जेलेंस्की को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाना या फिर यूक्रेनी सरकार के उच्च प्रतिनिधियों को टारगेट करना हो, ऐसे में भी ये मिलिशिया अपना काम कर जाएंगी और रूस के दामन पर सीधा कोई धब्बा नहीं लगेगा। रशिया भी फॉरेन फाइटर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया है और ऐसे में बशर अल असद की जो सरकार रशिया को इस फॉरेन फाइटर्स के रिक्रूटमेंट में पूरी मदद कर रही है और सीरियन फॉरेन फाइटर्स इस पूरे ईस्टर्न यूक्रेन के इलाके में आ सकते हैं और रशिया के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये रशिया की जो रणनीति है यूक्रेन के पक्ष में आने वाले फॉरेन फाइटर्स को ध्यान में रखते हुए भी है। दूसरी तरफ अगर यूक्रेन की बात की जाए तो प्राइवेट मिलिशिया या फिर दूसरे देशों के हथियारबंद गुटों को साथ लाने का एक ही मकसद नजर आता है। दरअसल यूक्रेन की फौज तादाद और ताकत दोनों में रूस की फौज के सामने कमजोर। ऐसे में प्राइवेट मिलिशिया या फिर फॉरेन लीजन के जरिए जेलेंस्की कुछ और दिन तक कीव तक बढ़ते रूस के कदमों को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरीके से अब फॉरेन फाइटर्स दोनों ही पक्षों की तरफ से आ रहे हैं, ऐसे में जाहिर है कि इसका युद्ध का जो दायरा है वो एस्केलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यद्यपि कि अमेरिका और नेटो की तरफ से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि वो इस यूक्रेन के युद्ध में डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेंगे। जंग में ब्लैक ब्रिगेड टारगेट नंबर 2। प्राइवेट मिलिशिया के जरिए न सिर्फ जंग के मैदान में दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है बल्कि जंग के नतीजे पर असर डाला जा सकता है। चाहे आप वैगनर ग्रुप की बात करें या फिर काद्रियोव की चेचन टुकड़ियों, चाहे फॉरेन लीजन या फिर कथित इराकी सुन्नी मिलिशिया, इन सभी लड़ाकों ने वो जंग देखी जिसमें शहर से गली गली टक्कर हुई, यानी अर्बन वॉरफेयर। यूक्रेन और रूस के युद्ध में अगर जल्द कोई शांति समझौता नहीं होता तो ये जंग शहरों में ही हुई, जहां इमारतों या फिर सड़कों पर आमने सामने गोलियां बरसी। ऐसे में अर्बन वॉरफेयर का तजुर्बा हासिल करने वाले ये लड़ाके ही छोटे छोटे मोर्चों के नतीजे तय करेंगे। शायद इन हालात को जेलेंस्की सरकार भी भाप चुकी है, जिसके चलते उन्हें फॉरेन लीजन या फिर किसी और विदेशी मिलिशिया से ऐतराज नहीं। जंग का उसूल है कि हर दिन हर घंटा पाले बदलते हैं, हालात बदलते हैं और जंग के इसे मिजाज का एक हिस्सा है ये प्राइवेट मिलिशिया या फिर यूं कहें ये हथियारबंद ग्रुप। लवीव से मधुरेंद्र कुमार के साथ फिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन।